गुड आफ्टरनून। देखिए देखिए लास्ट क्लास में हम लोग मेमोरी के बारे में डिस्कस कर रहे थे और इस मेमोरी में देखो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मेमोरी क्या होती है और किसी भी मेमोरी को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि मेमोरी का मीन किसी भी प्लेस से हो सकता है जिसका उपयोग आप डेटा या प्रोग्राम को टेम्पररी या परमानेंट मैनर में स्टोर करने के लिए काम में लेते हैं। तो यहाँ पे इस मेमोरी में सबसे पहले हमने मेमोरी की यूनिट्स के बारे में चर्चा की कि किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में जो डेटा होता है वो कैसे प्रोसेस होता है। तो आपको याद रखना है कि आजकल हम जो कंप्यूटर यूज करते हैं वो एनालॉग होते हैं या डिजिटल होते हैं, और डिजिटल कंप्यूटर में डेटा को किस रूप में प्रोसेस करते हैं, जीरो और एक, और जीरो और एक का मतलब बाइनरी डिजिट। इसलिए हम कहते हैं कि डिजिटल सिस्टम की या डेटा प्रोसेसिंग की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, बिट। बिट का पूरा नाम क्या होता है, बाइनरी डिजिट। अब देखो यहां से हमने कहा कि 4 बिट की बात की जाए तो 4 बिट से क्या बनता है, एक निब्बल। क्या होता है, एक निब्बल। 8 बिट बराबर 1 बाइट, 1024 बाइट बराबर 1024 किलो बाइट बराबर 1024 MB बराबर 1024 GB बराबर 1024 टेराबाइट बराबर 1024 पेटाबाइट बराबर 1024 एक्साबाइट बराबर 1024 जेटाबाइट बराबर और 1024 योटाबाइट बराबर ब्रॉन्टो बाइट और 1024 ब्रॉन्टो बाइट बराबर जीपीबी। जीपीबी का मतलब जो बाइट। अब देखो समझो कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस आपके यहां से पूछे जा सकते हैं। कि पहले हम जल्दी से आपके आए हुए कुछ 2-3 क्वेश्चन देखते हैं जो पूछे जाते हैं कि मेमोरी के संदर्भ में कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं। तो याद रखना कि ये आपकी एक टेबल आपको ध्यान रखनी है, वैसे आपको मैं बता चुका हूं, ठीक है, जिसमें आपको बिट, निब्बल, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट और योटाबाइट होता है। ठीक है, बिट का मतलब एक बिट से होता है और एक बिट का मतलब 0 या 1 से। ठीक है, फिर ऐसे आपकी इकाइयां हम पढ़ चुके हैं। इसी तरीके से आपकी वैल्यूज में 2 की पावर में आपकी वैल्यूज होती है। तो क्वेश्चन देखो कैसे बनते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे समझते हैं कि जो इस वाले भाग में पूछा गया है कि पहला क्वेश्चन देखिए यहां से इस तरीके से पूछा जाता है आपके स्टेटमेंट पर बेस। आजकल स्टेटमेंट पर बेस क्वेश्चन आते हैं जिसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, बताओ कि आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द यूनिट ऑफ मेमोरी। बताओ निम्नलिखित में से कौन सा कथन कंप्यूटर मेमोरी के बारे में गलत है, कौन सा। देखिए पहला दिया गया बेसिक यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी बिट होती है, सही है गलत है, सही है। अगला 1 बाइट में 8 बिट होते हैं, सही है। 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं, सही है। तो एक निब्बल में आपकी 6 बिट होती है, क्या है, गलत है। आप सभी को पता है कि आपके एक निब्बल में कितने बिट होती है, 4 बिट होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है वो इस तरीके से आता है। ठीक है, आजकल एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन है कि कंप्यूटर मेमोरी मापन की निम्नलिखित इकाइयों का सही क्रम क्या होगा। आपको होता है लोवेस्ट से हाईएस्ट। तो यार ना ऐसे क्वेश्चन करने का तरीका क्या है, लोवेस्ट से हाईएस्ट बोला है, सब में ऑप्शन क्या है, एफ। एफ का मतलब क्या दिया गया है, मेगाबाइट। ठीक है, मेगाबाइट। अब इसमें से देख लो सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है, कौन सी बाइट होती है, योटाबाइट। मतलब सबसे पहले एफ आएगा और सबसे लास्ट में क्या आएगा, ए। ए तो यहां पर ये बी है, इसको हटा दो, यहां डी है, इसको हटा दो। और योटाबाइट से छोटी इकाई कौन सी है, ठीक है, कौन सी है, जेटाबाइट। कौन सी है, जेटाबाइट। तो यहाँ पे ए से पहले कौन आएगा, बी। ए से पहले बी, यहाँ पे क्या है, सी। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, बी आंसर आ जाएगा। ये तो याद रखना कि बहुत बार क्वेश्चन आता है कि छोटी इकाई होगा, बड़ी इकाई होगा, छोटे अवरोही क्रम, आरोही क्रम, ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला जो पॉइंट आपको यहां पर ध्यान रखना है इस तरीके से। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है वो इस तरीके से पूछा जा सकता है कि 1 पेटाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है। ठीक है, 2 की पावर 40, 2 की पावर 30, 2 की पावर 50, 2 की पावर 20, कौन सा।
अब देखो यहां पर याद रखने की भी जरूरत नहीं, याद है तो बहुत अच्छी बात। एक पीबी बराबर होता है 1024 किसके बराबर? जल्दी बताओ किसके बराबर? और किसके बराबर? हाँ, टेराबाइट। ये क्वेश्चन पिछली बार कंप्यूटर निर्देशक में आया था। तो ये अभी लेटेस्ट एग्जाम हुआ था, अभी पटवार का पेपर, उसमें भी आया था। अब देखो याद रखना, ऑप्शन में आपको क्या दिया गया है? पीबी। अब देखो समझो, ठीक है, पीबी दिया गया है। पीबी की जब भी बात करें तो पीबी से छोटा क्या होता है? टीबी। टीबी से छोटा जेबी। जीबी से छोटा एमबी। एमबी से छोटा केबी। और केबी से छोटा बाइट। तो हमें अगर बात करें, पीछे जाना है, ठीक है, हमें पीछे जाना है क्योंकि सब किस में दिए गए हैं? बाइट। और एक बार पीछे जाते हैं तो कितने से गुणा करते हैं? 1024। या कितनी बार गुणा करते हैं? 2 की पावर 10 से। देखो समझो, तो पीबी से बाइट पर जाने के लिए कितनी बार जाना पड़ा? कितनी बार? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार। तो 2 की पावर कितना? 50। तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 की पावर 50। बाकी अगर बात करें इसको, अगर वैसे अगर 1024 टीबी, फिर टीबी को चेंज करें तो 1024 किस में? जीबी। फिर इसको चेंज करें तो 1024 गुणा 1024 गुणा 1024 किस में? एमबी में। फिर गुणा करो तो 1024 गुणा 1024 गुणा 1024 गुणा 1024 क्या हो गया? केबी। इसी तरीके से हम कहते हैं 1024 1024 1024, फिर 1024 गुणा 1024 किसमें? बाइट में। अब बाइट में चेंज हो गया। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 10, 2 की पावर 10, 2 की पावर 10, 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 कितने हो गया? बाइट। ठीक है, जब आधार समान होती है तो घात ऐड हो जाती है, 2 की पावर 50 बाइट। जब पेपर में और कुछ ना हो तो ऐसे करो, टाइम पास है भाई, टाइम पास कर। बाकी अगर याद है तो सीधा क्रम याद होना चाहिए और सीधा आप कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो आपसे पूछा जा सकता है वो इस तरीके से सीधा ही क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, कई बार सीधा ही 1 गीगाबाइट किसको रेफर करता है? तो यहां पे याद रखना, 1024 जब भी लिखा हुआ है तो कतई क्या नहीं आएगा? बिट नहीं आएगा। और 1024 बाइट जो होता है वो किसके बराबर होता है? 1 केबी। ठीक है, 1024 केबी बराबर होता है किसके? 1 मेगाबाइट। पूछा है क्या क्या है? गीगाबाइट। तो यार 1024 एमबी किसके बराबर होगा? गीगाबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है, अगला जो पार्ट आपका यहां पर जो दिया जाता है वो इस तरीके से क्वेश्चन आपका दिया गया है। जैसे समझो ऐसा आ गया कि मिलान करो, ठीक है, मिलान करना है। तो मिलान करने में देखो सबसे पहली चीज, बिट का मतलब किससे? बिट का मतलब किससे? पहले पहले में क्या आएगा? पहले में क्या आएगा? 2। निब्बल का मतलब दूसरे में क्या आएगा? 1। दूसरे में 1 आएगा। ठीक है, फिर बाइट का मतलब 8 बिट। तीसरे में क्या आएगा? 3। तीसरे में आपके 3 है। फिर गीगाबाइट का मतलब 5वां होगा या चौथा होगा? तो ये यहां पर याद हो, 1 MB बराबर होता है 10,48,576। और यहां पर क्या आ गया? 5वां। 5 और 4 कौन से में आएगा? सी में। कौन से में आएगा? सी में। तो याद रखना कि इस तरीके से अब ये मतलब गुणा करने बैठ गए, ये याद रखना कि जीबी में ज्यादा डेटा होगा। भाई सीधी सी कहानी, ऐसे समझो। इसको और करने का तरीका बताऊं कैसे करना है? याद आ रहा है? 1 जीबी बराबर 10 की पावर 9 और 1 MB बराबर 10 की पावर कितना? एक क्या के 6, 1 2 3 4 5 6। कुछ भी लिखा हुआ कोई मतलब, यहां पे अगर एग्जैक्टली नहीं पूछ रहे तो आपको ध्यान है। इसका मतलब क्या होता है? 10 की पावर 9। एक के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। तो लगभग के हिसाब से भी कर सकते हो कि भाई आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि केबी किलो, किलो मतलब 10 की पावर 3।
मेगा 10 की पावर 6, गीगा मतलब 10 की पावर 9, टेरा मतलब 10 की पावर 12। ऐसे भी ये नहीं कि गुणा करने बैठ गए, गुणा करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो ये तो यहां पर इस तरीके से क्वेश्चन है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आपका एग्जाम में यहां से सीधा आ जाता है, जैसे ये वाला बताओ। ठीक है, 1 GB इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू, ठीक है, आपको लिखवाया था मैंने, या नहीं तो याद रख सकते हो ये किसके बराबर होता है। किलो का मतलब 10 की पावर 3, टेरा, यहां पे किलो के बाद में किसका, टेरा, टेरा का मतलब 10 की पावर 12, 12 का मतलब या तो टी से टीबी, टी से ट्रिलियन। ठीक है, जीबी का मतलब 10 की पावर 9, 9 का मतलब बिलियन। ठीक है, इसका मतलब 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 का मतलब बिलियन बोल दो, 10 लाख बोल दो। तो बिलियन पूछा तो बिलियन का मतलब क्या आएगा, गीगा बाइट होता है। अगला देखो क्वेश्चन जल्दी से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला जो पॉइंट आपसे यहां से पूछा जाता है वो इस तरीके से, ये देखो। अब ऐसे सवाल आ जाते हैं टाइम पास करवाने के लिए। भाई अब ऐसा सवाल आ गया, देखो भाई टाइम खराब करने के लिए तो कुछ भी कर दो, ऐसा सवाल आ गया। अब इंसान को मजबूरी में या तो याद रखना पड़ेगा, याद रहेगा नहीं, और गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, याद रखना कि आपको ये तो पता ही कि आप सबको, ठीक है, 9 बिंदु आएंगे तो 9 बिंदु तो सब में दे दिए इसने। अब आपको ये याद रखना है कि आपका, ठीक है, जीब 1024 गुणा 1024 गुणा 1024, ये किस में हो गया, बाइट्स में। किस में हो गया, बाइट्स में हो गया। ठीक है, तो याद रखना है कि इस तरीके से ध्यान रख सकते हो। और यहां पर आपका 10 48 576 गुणा कितना हो गया, 1024 हो गया, ये वाला होगा। अब पूरा मत करना कि 1024 से, अगर करने की भी नौबत आए तो गुणा किससे कर लो, 24 से, केवल 24 से गुणा कर लो, और फिर आगे 3 जीरो ध्यान रखने हैं। तो यहां पर ध्यान रखना कि इस तरीके से आप कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इसमें गुणा करना पड़ेगा, और गुणा करोगे तो आपका कोई ना कोई आंसर जरूर मिल जाएगा आपकी गुण है। ठीक है, अब देखो एकदम नजदीक नजदीक उत्तर है कि यहाँ पे हम कहते हैं ना कि 1073 741 824, सी और डी सेम से लग रहा है मेरे को, है। हम्म और है, यही तो कह रहा हूं ना, इतना सा फर्क है देखो। हम्म तो इतना सा फर्क है, तो मेरे को लग रहा है कि सी है, डी डी वाला है, मल्टीप्लाई कर लेना तुम, है। हम्म देखिए यहां पर देख लो तुम, ये रही 10 73 741 824, 0 73 700, कौन सा है, कौन सा है, कौन सा है, डी है। चलो ठीक है, बहुत अच्छी है। ठीक है, बाकी तो कैलकुलेशन करनी हो तो कर लेना, बाकी मेरे हिसाब से सारे क्वेश्चन आप कर लोगे। हाँ, करने चाहिए, लास्ट में करने चाहिए ना, पहले नहीं करने चाहिए। ठीक है, गोला लगा के रख लो, बाद में कर लो। चलिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बताओ। देखिए आपके यहाँ पे ऊपर ऊपर की कहानी मत, मैंने हमेशा हमेशा देखो कि जब भी हो तो यहां से ये ढूंढा करो, व्हाट विच, ऊपर क्या है, क्या मतलब है कि आप विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इक्विवेलेंट टू 16 GB, 16 GB के बराबर होता है। तो दिमाग में याद रखिए कि 16 GB के बराबर पूछा गया है। ठीक है, देखो 16, आपको 16 नाम से तो कुछ होता नहीं है, तो 16 यहाँ पे 16 है तो 16 को लिख सकता हूं मैं 2 की पावर 4। और अगर मुझे बाइट में ऑप्शन दिया हुआ है क्या, नहीं। ठीक है, तो 2 गुणा 2 की पावर 10 किसमें, MB, कितना हो गया, 2 की पावर 14 MB, ऑप्शन क्या दिया हुआ है ये। ठीक है, अगर केबी में होता तो 2 की पावर 24 किसमें होता, केबी में। बाइट में होता तो 2 की पावर 34 किसमें हो जाता, बाइट में। तो यार कि यहां पर आपको कैलकुलेशन ध्यान रखनी है, बाकी तो कुछ मैथ साइज में थोड़ी बहुत, बाकी तो कुछ भी नहीं है।
आपको बस ये पता होना चाहिए कि आपके कौन किसके बराबर हो सकता है। देखो इसको कैसे, भाई आप ये करो, इसको लिखो 2 की पावर 4 गुणा 2 की पावर 10 क्या होता है, केबी। ये 2 की पावर 10 केबी का मतलब एमबी। 2 की पावर 16 ये कितना हो गया, 16 एमबी। पूछा क्या है, जीबी। ठीक है, अब देखो इसको 2 की पावर 10 गुणा 2 की पावर 10 क्या होता है, एमबी। ये क्या होता है, जीबी। और ये क्या होता है, टीबी। ये किसके बराबर है, टीबी के, तो ये भी नहीं होगा। इसकी बात करेंगे तो 2 की पावर 10 गुणा 2 की पावर 10 किसके बराबर, केबी। 2 की पावर 10 केबी बराबर एमबी। ये किसके बराबर, जीबी के बराबर। तो यहां पर देखो थोड़ा सा आपको यहां पे लॉजिक लगाना ही पड़ेगा, वो सीधे सवाल बहुत कम आते हैं कई बार। ठीक है, आजकल ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आने लग गए जो कैलकुलेशन पर बेस होते हैं, कि कैलकुलेशन वाले बेस क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। चलिए लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिर हम मेमोरी का वर्गीकरण देखते हैं। बाकी तो सब तुम कर ही लिए। चलिए ये क्वेश्चन ले लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। बिट रेफर्स टू ए फॉर्म ऑफ स्टोरेज। संग्रहण की आकृति से, संग्रहण की आकृति से तो हम बात करेंगे किसकी, बाइट के। ए वैल्यू इक्वल्स टू किलोबाइट, क्या किलोबाइट के बराबर होती है क्या, नहीं। ए वैल्यू इक्वल्स टू एमबी, ये भी नहीं। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन। अच्छा एक क्वेश्चन मैं पूछूं आपसे लास्ट की, हाउ मेनी वैल्यूज कैन बी मैनिपुलेटेड विद द हेल्प ऑफ 1 बाइट। एक बाइट की सहायता से कुल कितने मान प्राप्त किए जा सकते हैं, कितने, हाउ मेनी वैल्यूज कैन बी मैनिपुलेटेड विद द हेल्प ऑफ 1 बाइट। एक बाइट से कुल कितने मान प्राप्त किए जा सकते हैं, 2 की पावर 8, 256। क्योंकि देखो याद रखना, एक बाइट जो होता है वो किसके बराबर होता है, 8 बिट। और 8 बिट से हम 2 की पावर 8 कितने, 256, जिसमें पहली वैल्यू 00000000, अंतिम वैल्यू 111111। ये इसको कहते हैं 0 और इसको कहते हैं 255। ठीक है, हम कहते हैं ना एक सिक्के को उछालने पर कितने आउटपुट आ सकते हैं, 2, हेड या टेल। वैसे बाइनरी की जब बिट की बात की जाए तो बिट का मतलब किससे होता है, बाइनरी। और बाइनरी हमेशा या तो 0 होता है या फिर 1 होता है, हमेशा 2 चॉइस आपके पास। ठीक है, लेकिन अब हमारे पास में तो बिट की संख्या कितनी है, 8, तो हमारे पास चॉइस कितनी होगी, 8। 8 अंकों की सहायता से हम अलग अलग अंक बनाने की बात कर रहे हैं, तो 256 विभिन्न अंक हमें क्या हो सकते हैं, प्राप्त हो सकते हैं। भाई जैसे होता है ना कि आपके पास 2 बिट है, जैसे इन 2 बिट से भी अगर बात करें 2 की पावर 2 कितने हो गए, 4। आप कहते हैं 2 बिट से, जैसे 00011011, ये होता है 0123। ठीक है, तो कैसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब हम यहां पर, ये तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट था, पिछली बार एक क्वेश्चन आया था, हमेशा एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बनता है यहां से। अब हमारा जो अगला पार्ट आता है जिसे हम कहते हैं कि मेमोरी का जो टाइप होता है उसकी बात करते हैं। तो हमने कहा कि मेमोरी जो है, उस मेमोरी का वर्गीकरण किया था, और मेमोरी का जो वर्गीकरण था वो आपके 2 तरह से किया गया था। और पहला वर्गीकरण कौन सा था, इंटरनल मेमोरी। ठीक है, हमने कहा कि किसी भी कंप्यूटर में मेमोरी 2 तरह से डिफाइन होती है। एक मेमोरी कंपोनेंट इंटरनल होता है और दूसरा कंपोनेंट कौन सा होता है, एक्सटर्नल होता है। तो यहां पे ये समझना है कि सबसे पहले इंटरनल और एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है। तो ये लास्ट क्लासेस में आप लोगों ने कहा कि कंप्यूटर के अंतर्गत आने वाले सभी जो भाग होते हैं एक मुख्य पटल से जुड़े होते हैं, और उस मुख्य पटल को क्या कहा जाता है, मदरबोर्ड। ठीक है, हमारे कंप्यूटर में जितने भी कंपोनेंट इंटरनली जिस भाग से जुड़े होते हैं उस वाले पार्ट को मदरबोर्ड कहते हैं। और ये जो मदरबोर्ड आपका जनरली कंसीडर किया जाता है एज ए कौन सा पार्ट कहलाता है, सिस्टम यूनिट।
तो याद रखिए कि सिस्टम यूनिट के अंतर्गत आने वाले जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो सभी कंपोनेंट कंप्यूटर के कौन से होते हैं, इंटरनल। ठीक है, जैसे कि आप लोग यहां पे देखेंगे इस जगह पर एक मेमोरी कंपोनेंट हम यूज करेंगे जिसका नाम क्या होता है, कौन सा, रैम। इसी तरीके से यहां पर एक पर्टिकुलर पार्ट आपका चिप यूज होती है जो कि कौन सी होती है, रोम। तो इसी तरीके से यहां पर एक सीपीयू लगा होता है और सीपीयू के अंदर भी एक मेमोरी कंपोनेंट होता है जो कि कौन सा होता है, रजिस्टर। और सीपीयू रजिस्टर के अलावा आजकल एक और मेमोरी यूज करते हैं जो कि कौन सी मेमोरी है, कैश मेमोरी। तो यहां पर याद रखिए कि जो भी भाग आपका यहां अवेलेबल है, कि जो पार्ट आपका यहां अवेलेबल है वो सब इंटरनल होता है और ये सभी इंटरनल कंपोनेंट किसके लिए होते हैं, सीपीयू। और सीपीयू इन सभी का उपयोग प्रमुख रूप से कौन से भाग के लिए करता है, प्रोसेसर। देखिए हम कहते हैं इंटरनल प्रोसेसिंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर की जितनी भी आंतरिक प्रोसेसिंग होगी वो सभी इसी भाग में होगी। लेकिन यूजर इज नॉट एबल टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन इन दीज डिवाइसेस। हम कहते हैं यूजर कहता है मेरे किसी काम की नहीं है। ठीक है, रैम का मैं क्या करूं, रैम ऐसा ही होती है, रैम का डेटा ठीक है कंप्यूटर के लिए प्रोसेस करने के लिए बना है, सीपीयू के लिए बना है। जैसे ही कंप्यूटर बंद हो जाता है रैम का डेटा हट जाता है। अब मैं कहता हूं कि क्लास खत्म, जाओ तुम यहां से, तो तुम कहां जाओगे, घर। वो किसने लिया, तूने लिया, मत लो। आपको कहीं तो रहेंगे हम। तो जो आप रहोगे वो कौन सा पार्ट है, कोचिंग का हिस्सा है या बाहर का पार्ट, इंटरनल या एक्सटर्नल, एक्सटर्नल। हम कहते हैं कि हमें उससे कोई मतलब नहीं है तुम रहो नहीं रहो, लेकिन जब भी प्रोसेस करवानी है यहां आओ। इस जगह पर आप बैठे हो, इस जगह पे प्रोसेस मैं करूंगा, मैं मतलब सीपीयू, और आप सभी प्रोसेसिंग करने के लिए यहां आते हो। तो आप कह रहे हैं जब भी, हम कहते हैं ना कि जब भी मेरे आने से पहले तुम क्लास में आ जाते हो। तो ये आपका कहते हैं कि हमने कहा कि वॉट एवर ऑपरेशन यू वांट टू परफॉर्म, ठीक है, उसे पहले एक मेमोरी में लोड कर दिया जाता है जो कि कौन सी है, रैम। इस क्लास में आप बैठे हो ये रैम है, और यहां आप स्थायी रूप से बैठे हो या अस्थायी रूप से, आपका स्टोरेज किया गया है, प्रोसेसिंग किया गया है, प्रोसेसिंग, केवल प्रोसेसिंग चल रही है। कि जब तक आप प्रोसेस चल रही है तब तक यहां पर हो। ठीक है, अब यहां पर धीरे धीरे यूजर कहता है कि भाई मुझे इस जानकारी की बाद में जरूरत पड़ेगी, कि मैं इस जानकारी को स्टोर करना चाहता हूं। तो जानकारी को स्टोर करना चाहते हो तो आप कंप्यूटर सिस्टम में, ठीक है, कहते हैं कि साहब मैं जानकारी स्टोर करना चाहता हूं और उसके लिए मुझे फिर से किसी डिवाइस की जरूरत होगी। तो आपने अगर बात करें फिर एक कंपोनेंट यूज किया, तो आप कहते हैं कि एक अलग से कंपोनेंट हम यहां पर यूज करते हैं। तो यहां पर वो कंपोनेंट इस पे नहीं है, बोले कि जोड़ लेना, हमसे जुड़कर काम कर लेना, लेकिन वो इसका हिस्सा नहीं होगा। ठीक है, और जो अलग से जोड़ा जाता है उस वाले भाग को हमारे कंप्यूटर में जिस मेमोरी के रूप से जाना जाता है वो कौन सा होता है। और एक्सटर्नल मेमोरी का उपयोग कंप्यूटर करता है या उपयोग करता है यूजर। और ये एक्सटर्नल मेमोरी कंप्यूटर के लिए जरूरी है या नहीं है या नहीं है। क्या कंप्यूटर एक्सटर्नल मेमोरी के बिना वर्क कर सकता है, कर सकता है। एक्सटर्नल मेमोरी के बिना कोई भी कंप्यूटर में कार्य हो सकता है, इसलिए इसे कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी भी कहते हैं। लेकिन कंप्यूटर सिस्टम कभी भी रैम के बिना काम नहीं कर सकता, इसलिए इंटरनल मेमोरी को ही हम प्राइमरी या कौन सी मेमोरी के रूप में कंसीडर करते हैं, मेन मेमोरी। ये सारे के सारे जो पार्ट होते हैं उनको आपके रखने के लिए या तो डिस्क ड्राइव होती है या आजकल हम किसका यूज करते हैं, पोर्ट का। देखिए आपके पेन ड्राइव लगाने के लिए यूएसबी पोर्ट दे दिया, वो कहता है मत लगाओ पेन ड्राइव, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हम कहते हैं हमें जरूरत है इसलिए हमें लगाना पड़ेगा। तो बोले कि इनको कनेक्ट करना है, तो बोले इनको कनेक्ट कर लो। कनेक्ट करने के लिए हम आपको यहां पर विभिन्न प्रकार के माध्यम प्रदान करते हैं जिसे क्या कहते हैं, इंटरफेस।
तो याद रखिए कि जितनी भी डिवाइसेस होती है किसी न किसी डिस्क ड्राइव में होती है, ये एक्सटर्नल पार्ट है। और एक्सटर्नल पार्ट जो होता है वो हमेशा आपका यूज किया जाता है एज ए किसके रूप में, स्टोरेज के रूप में। कि हम कहेंगे भाई प्रोसेसिंग समाप्त हो गई, कि भाई प्रोसेसिंग समाप्त हो जाती है आपकी, कहते हैं कि साहब आपने कोई भी ऑपरेशन जो परफॉर्म किया है रैम में प्रोसेस करने के बाद इसे कॉपी करना है, या अगर बात करें प्रोसेस करवाना है तो यहां से यहां लाना है, तो उन सब के लिए यहां पर कोई इंटरफेस चाहिए। तो यहां पर अलग अलग तरह के इंटरफेस होते हैं, जहां पिछली क्लास में मैंने आपको एक नाम बताया था, जैसा हार्ड डिस्क को जोड़ने के लिए आप यूज कर सकते हैं साटा, या फिर हम यूज कर सकते हैं पाटा, या आजकल क्या होता है SCSI। ठीक है, हम कहते हैं कि इंटरफेस होते हैं जो दिखाई आपके इस तरीके से, कुछ इंटरफेस हम कह सकते हैं कि आपके कोई भी सिस्टम जो पार्ट आपका यूज करेंगे तो उसे कनेक्ट करने के लिए कोई ना कोई इंटरफेस चाहिए। जैसे आजकल हम एक इस तरीके का इंटरफेस काम में लेते हैं, तो यहां पर ये होता है SCSI। ठीक है, आपका ये वाला पार्ट, तो ये वाला जो कनेक्टर होता है, जैसे होता है ना, ये कनेक्टर होता है एक, तो एक वायर जो होता है वो वायर आपके आके मदरबोर्ड पे जुड़ जाता है, और ये कनेक्टर आके यहां जुड़ जाता है इसमें। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि ये कनेक्टर्स होते हैं जो आपके काम में लिए जाते हैं। तो ये आपका एक इंटरफेस होता है जो आगे हम पढ़ेंगे, जिसे हम कौन सा कहते हैं, SCSI। तो हर चीज आपको डिस्क ड्राइव में डालनी पड़ी। पहले फ्लॉपी के लिए फ्लॉपी ड्राइव, हार्ड डिस्क के लिए हार्ड डिस्क ड्राइव, सीडी के लिए सीडी ड्राइव, डीवीडी के लिए डीवीडी ड्राइव। तो हम कह रहे हैं हम उपयोगकर्ता जिस भाग का उपयोग करते हैं वो प्राइमरी होता है या सेकेंडरी होता है, सेकेंडरी। जबकि सीपीयू के लिए बनी मेमोरी जो भी होगी वो कंप्यूटर की प्राइमरी होगी या सेकेंडरी होगी, प्राइमरी। क्यों बनी, सीपीयू कहता है भैया मेरे पास में तो केवल और केवल रजिस्टर है, और उस रजिस्टर में केवल और केवल मैं उसी डेटा को प्रोसेस कर सकता हूं जो वर्तमान में है। भैया कहते हैं डॉक्टर साहब कहते हैं, डॉक्टर साहब कहते हैं भैया मेरे पास में एक समय में घूमने वाली चेयर एक ही हो सकती है, क्योंकि मैं एक समय में कितने मरीज को देख सकता हूं, तो मैं ज्यादा क्यों लगाऊं। लेकिन डॉक्टर साहब के पास में मरीज एक ही आ सकते हैं या एक से ज्यादा, तो एक से ज्यादा बैठाओ कहां, वेटिंग रूम में। और वेटिंग रूम कौन है, रैम। हालांकि जब तक मैं फ्री नहीं हो जाता तब तक मैं सारा मत लो, नींद आएगी, वैसे ही नींद आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अब तो ये मौसम ही ऐसा है सोने वाला, क्या करोगे तुम, है क्या कर दो, क्लास चाहे वो मंगवाए। सुबह 8 बजे ही कितनी बजे होती है, 8 बजे ही होती है, और उससे जल्दी क्या होगी। मैं तो वो सोच रहा हूँ वो 7 से 1 घंटे वाला स्लॉट कैसे भरूं मैं, कब से भरूं मैं। तो हम लेट की बात कर, कोर्स बहुत लेंथी है ना, दिक्कत ये है ना कि कोर्स बहुत लेंथी है। हम्म हम्म क्या 8 बजे तो बहुत सही है, मैं तो 6 बजे होती है क्लास सुबह। ठीक है, साल भर में 6 से 8 मेरी फर्स्ट ग्रेड के बैच में होती है, 6 मतलब 3 साल हो गए, सुबह 6 से 8 फिक्स टाइम है। लेकिन बात ये है ना कि अभी 8 बजे से और लेट करोगे तो फिर तुम इधर तुम्हारी रोटी छूट जाएगी। भाई बात ये है ना कि भाई अब ये है टाइम तो अभी बहुत सही, कम से कम देखो मैंने कहा ना कि अभी हम 6 घंटे पढ़ रहे हैं, तब जाके मिनिमम 6-7 महीने हमें लगेंगे, ठीक है, कोर्स पढ़ने में, नहीं तो बाद में समय फिर ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, ठीक है, सब्जेक्ट हम कहते हैं कि नाम लिख दिए दुनिया भर के, और एग्जाम में आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं उनका, लेकिन सिलेबस में है तो क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। और अभी जिन्होंने सीटी पास कर रखी उनके पास में मौका है, LDC 10,000 पदों की भर्ती आएगी। ठीक है, हम कहते हैं ना कि LDC एक बड़ा मौका आपको मिलने वाला, फर्स्ट पेपर अच्छे से कर लो, हिंदी इंग्लिश ढंग से पढ़ लो, लेकिन ये आपको भटकाने का भी एक तरीका है कि अगर मान लो कि अब क्या आता है, ये एक फायदा उन लोगों के लिए होगा जिनका फोकस केवल और केवल अनुदेशक पे रहेगा। अगर क्योंकि आप जो साइंस पढ़ते हो LDC में नहीं आती है, आप जो मैथ्स पढ़ते हो LDC में नहीं आती है,
वहां अलग ही मैथ्स आती है, एडवांस मैथ्स, बीज गणित, वैदिक गणित, लघु गुणक, गुणन खंड, गुणन पद, पता नहीं क्या क्या आता है, त्रिकोणमिति, ज्यामिति, वो हमारे नहीं आती है। तो हम कहते हैं जितना हम पढ़ रहे हो उतना ही वापस पढ़ना है। हिंदी और अंग्रेजी नहीं आती है हमारे, फिर आपको टाइपिंग टेस्ट देना है, फिर एफिशिएंसी टेस्ट देना है, इतने में अनुदेशक चली जाएगी इधर से, क्योंकि जुलाई में ये एग्जाम होगा, अनुदेशक अगस्त में। तो हम कहते हैं ना कि इसलिए एक चीज पे फोकस करिए। देखिए पढ़ा हुआ अगर है, यही तो होता है कि हम फोकस नहीं कर पाते, कि अभी आपको एक चीज पे फोकस करने की यहां पर क्या है, जरूरत है। देखिए जैसे हम कहते हैं ना कि ये क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, और सब फोकस बोल रहे थे, बस यही फोकस नहीं है तुम्हारा, बस यही होता है। जापानीज में है, देखो थोड़ा सा है, बढ़िया से तैयार। मैं कह रहा हूँ इस बार तो तुम्हारे लिए तो एक बहुत अच्छी बात है कि जो ये सोच रहा था कि मैं क्या करूं, अब अनुदेश की तैयारी करूं या नहीं करूं, वो सब 10,000 का नाम सुनते ही उधर चले जाएंगे, और संख्या वही 70,000 80,000 की बचेगी लास्ट में एग्जाम देने वालों की, और जिसमें से तैयारी करने वाले मुश्किल से 4-5 हजार बचेंगे, जिसमें से 2214 में आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और इधर 10 लाख फॉर्म, इधर कम से 10 लाख में से पहले आपको आना है 10,000 में। और एलडीसी में क्या हुआ था पिछली बार, जिसने दे रखा उसको बहुत अच्छे से पता है, सिलेबस में राजस्थान जी के था, एग्जाम में इंडिया जी के आया। देखिए अनएक्सपेक्टेड चीजें थी उसमें, और वहां तो अगर बात करें पेपर टफ बनाना हो तो कैसा भी टफ बनाया जा सकता है। देखिए कैसे भी टफ बना सकते हैं, मैथ्स में बड़े बड़े सवाल दे दिए, लघु गुणक के, ऋण के सवाल दे दिए, मैथ्स बहुत लेंथी आती है। और विज्ञान में बायोडाइवर्सिटी, बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, इन ये सिलेबस में है। देखिए सिलेबस में वो है जो बच्चे के समझ में नहीं आता है, वो बाकी के वो तो है ही नहीं। ठीक है, रक्त नहीं है, ब्लड जिसमें मजे आते हैं पढ़ने में, है ये इसको खून दे सकता है, वो उसको खून दे सकता है भाई आता है ना कि ब्लड। हमारे साथ में पहले एक मास्टर था, बहुत पहले, 10 साल पहले की बात है, उसको एक ही टॉपिक आता था, बाद में पता चला कि ब्लड, 20 दिन तक तो ब्लड पढ़ाता था, अगले 20 दिन में साइंस खत्म। हम्म तो ये बहुत बड़ी है ये, इसलिए कई बार होता है बच्चों मजा आ गया सर, बहुत आज तक साइंस समझ नहीं आई थी, अब आई, पता चला, फिर खत्म हो जाती है साइंस है। तो ध्यान रखो। तो इंटरनल और एक्सटर्नल में जो पार्ट आपको याद रखना है, इस तरीके से हमें यूज कर, तो याद लिखो सबसे पहले इंटरनल मेमोरी। अभी तो सूचना सहायक और आएगी वैकेंसी अगले साल, इसी में लग जाओगे, बढ़िया है ना। अरे ये खाली रहेंगे, अभी तुम देखना, 17 तारीख को पता चल जाएगा। 17 तारीख को ये एलडी ये वाला एग्जाम हो रहा है ना, रीड वाला, इसके पेपर से आइडिया लग जाएगा कि आगे क्या होने वाला है। जमादार में तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है बस केवल, देखिए आगे, मतलब ये पद वाली बात भुला देंगे थोड़े दिन के बाद, जैसे आरपीएससी वाले भूल गए कि पद कितने आएंगे, है आरपीसी में कोई नहीं पूछता कितने पद आएंगे, वैसे थोड़े दिन बाद अधीनस्थ बोर्ड वाले भी भूल जाएंगे कि पद कितने आएंगे, कि तैयारी करने से पहले सोचेंगे कि हम तैयारी करें या नहीं करें हैं। तो ये ध्यान रखना कि अभी बहुत अच्छा मौका, और मैं तो स्पेशली, देखिए मैं मानो या नहीं मानो कि मैं स्पेशली, जैसे होता ना कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बस दिमाग में 50-50 लेके चलो तो भी पास हो, देखिए बहुत सारी सीटें आपके पास में हैं, तो फायदा उठा सकते हो उसका। देखिए इंटरनल मेमोरी लिखो, एक कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत एक कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत आंतरिक मेमोरी का तात्पर्य
आंतरिक मेमोरी का तात्पर्य, आंतरिक मेमोरी का तात्पर्य उस मेमोरी से होता है, उस मेमोरी से होता है जो सिस्टम यूनिट, सिस्टम यूनिट का भाग होती है, सिस्टम यूनिट का भाग होती है तथा कंप्यूटर की, कंप्यूटर की आंतरिक प्रोसेसिंग हेतु, कंप्यूटर की आंतरिक प्रोसेसिंग हेतु, आंतरिक प्रोसेसिंग हेतु उपयोग में ली जाती है, कंप्यूटर की आंतरिक प्रोसेसिंग हेतु उपयोग में ली जाती है। देखिए, कंप्यूटर की जो भी इंटरनल प्रोसेसिंग होती है उसके लिए एक मेमोरी का उपयोग किया जाता है और उस मेमोरी को देखिए जिस नाम से जाना जाता है कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी कहते हैं। देखिए यहां पर एक तरीके से याद रखिए जितने भी इंटरनल मेमोरी होती है, देखिए यहां पर ऐसा भी कह सकते हैं कि मेमोरी ऑन, देखिए मेमोरी ऑन मदरबोर्ड, देखिए मेमोरी ऑन क्या कह सकते हैं, मदरबोर्ड कह सकते हैं। ठीक, या फिर कई बार हम ऐसा भी कह सकते हैं कि मेमोरी ऑन चिप है, ठीक है, यहां पर किसी चिप के रूप में कोई मेमोरी अवेलेबल होती है। तो जनरली ये सभी जो मेमोरी कंपोनेंट होते हैं वो सर्किटरी पार्ट होता है। ठीक है, सर्किटरी का मतलब एक सर्किट के रूप में यहां पर यूज की जाने वाली कोई भी मेमोरी पार्ट होता है। अब यहां पर आपके कंप्यूटर सिस्टम में अलग अलग कंपोनेंट्स आपके काम में लिए जाते हैं। देखिए, अब हम नॉर्मली जब हम शुरुआत की बात करेंगे तो शुरुआत में कोई किसी ने ये नहीं सोचा था कि हमें किसी प्रोग्राम को या डेटा को क्या करना है, स्टोर करना है। पहली बार स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा जॉन वॉन न्यूमन ने दी कि उन्होंने कहा कि भाई तुम प्रोग्राम को, आप डेटा को और प्रोग्राम को एक ही मेमोरी में स्टोर करके क्या कर सकते हो, प्रोसेस कर सकते हो। ठीक है, शुरुआत में अगर बात करें केवल और केवल टॉगल्स और स्विचेस के माध्यम से हम प्रोसेस करके आउटपुट ले लेते थे। तो यहां पर इनिशियल लेवल पर कोई एक स्पेसिफिक मेमोरी कंपोनेंट आपका यहां पे नहीं था। जनरली पहले जो प्रोग्रामिंग होती थी वो हार्ड वायर्ड प्रोग्रामिंग होती थी। हार्ड वायर्ड प्रोग्रामिंग का मतलब प्रोग्राम को सीधा कहां लिखा जाता था, हार्डवेयर पे। ठीक है, आप जैसे हार्डवेयर का निर्माण कर रहे हो उसी समय पे प्रोग्राम को किस पे लिख दिया गया, हार्डवेयर पे। फर्दर उसे आप कभी भी क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। वायरिंग के आधार पे प्रोग्रामिंग होती थी। धीरे धीरे यहां पर हम कहने लगे कि भाई कुछ नया पार्ट है, डिजिटल सिस्टम्स यूज होने लगे, कि बाइनरी सिस्टम्स का हम यहां पर यूज करने लगे। तो फिर हम यहां पर मेमोरी की बात करेंगे तो इनिशियल लेवल पर एक मेमोरी को यूज किया जाने लगा और उस मेमोरी को जिस नाम से जाना गया वो कौन सी मेमोरी है, कोर मेमोरी। आप कहते हैं इंटरनल मेमोरी वाले पार्ट में इनिशियल लेवल पर, ठीक है, आपके स्टार्टिंग में एक मेमोरी कंपोनेंट को हम यूज करने लगे फॉर प्रोसेसिंग। देखिए, इंटरनल मेमोरी की रूप में इस मेमोरी का उपयोग किया और जब हम इस मेमोरी की बात करेंगे तो ये जो मेमोरी आपकी यहां पर दिखाई देती है कुछ इस तरीके से पार्ट आपका दिखाई देता है। तो यहां पर हम कहते हैं कि आपकी ये मेमोरी ए लार्ज नंबर ऑफ मेमोरी सेल से बनी होती है। क्या आप कह रहे हैं ये जो मेमोरी बनी होती है वो विभिन्न प्रकार के मेमोरी सेल से बनी होती है। प्रत्येक आपके मेमोरी सेल को यहां पर कोर के रूप में जाना जाता है और ये एक सर्कुलर पार्ट होता है जिसको जनरली टोरॉइड्स के नाम से भी यहां पर जाना जाता है। अगर ईच एंड एवरी मेमोरी सेल इज कैपेबल टू स्टोर आइदर 0 और 1। आप कह रहे हैं कि यहां पर लार्ज बहुत सारी मेमोरी सेल से निर्मित मेमोरी है। एक तरीके से हम कहते हैं कि भाई इनिशियल लेवल पे, ठीक है, पहले कोई रैम वगैरह कुछ भी नहीं थी। जो रैम का जो आपका प्रारंभिक रूप माना गया है वो कौन सा है, कोर मेमोरी।
अब कह रहे हैं कि लगभग 1960 से लेकर 1980 के दशक तक एज ए मेमोरी के रूप में जिस मेमोरी कंपोनेंट का प्रमुख रूप से उपयोग किया गया, जिसे हम कई आपने सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन में नाम लिखा था, जिसका नाम क्या था? मैग्नेटिक कार्ड। तो ये हम कहते हैं इनिशियल फेज ऑफ रैम, रैम का जो प्रारंभिक रूप था। और यहां पर हम कहते हैं कि ये जो पार्ट होता है, ईच एंड एवरी पार्ट जो मेमोरी सेल से बना होता है, और ये मेमोरी सेल जो बनी होती है वो किससे बनी होती है? ट्रांजिस्टर। और ट्रांजिस्टर की जब भी बात करें, ट्रांजिस्टर किसकी तरह कार्य करता है? स्विच। इसलिए इसकी वैल्यू आइदर 0 हो सकती है या फिर क्या हो सकती है? 1 हो सकती है। ठीक है, आप आगे पढ़ोगे जैसे ये आपके ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, फ्लिप फ्लॉप, डायोड, ये सब किसमें काम आते हैं? सर्किटरी में। जैसे हम कहते हैं रजिस्टर, रजिस्टर किससे बना होता है? फ्लिप फ्लॉप। तो रजिस्टर किससे बना होता है? फ्लिप फ्लॉप से। और सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज हुआ, और इस लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर के माध्यम से धीरे धीरे प्रोसेसिंग हम यहां पर करने लगे। अब इस बार एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था, डी रैम और एस रैम में अंतर होता है, जिसमें लिखा हुआ था कि एस रैम ट्रांजिस्टर से बनी होती है, जबकि डी रैम कैपेसिटर से बनी होती है। तो एग्जाम में इंटरनल पार्ट से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब यहां से कोई क्वेश्चन इसलिए नहीं आता है क्योंकि ये ऑब्सोलेट हो चुकी है। ऑब्सोलेट मतलब मार्केट से आउट हो चुकी है। लेकिन याद है कि इनिशियल लेवल पर एक मेमोरी कंपोनेंट था, और उस मेमोरी कंपोनेंट को क्या नाम दिया गया? कोर मेमोरी। बस इसमें एक पॉइंट लिख लो, इंटरनल मेमोरी का पहला टाइप है ये। तो याद रखना कि यहां पर हम कहते हैं ना प्रारंभिक रूप, और ज्यादा इनिशियली प्रारंभिक रूप हम कह देते हैं कि लगभग 1955 से लेकर 1975 का जो समय है ना, ये पूरा समय जो है वो केवल और केवल कौन सी मेमोरी? कोर मेमोरी। ये एग्जैक्ट समय की बात की जाए तो ये है। तो क्योंकि देखो इनिशियल लेवल पे फर्स्ट जनरेशन में क्या था? ड्रम। क्या था? मैग्नेटिक ड्रम। लेकिन मैग्नेटिक ड्रम जो है शुरुआत में एज ए यूज हुआ किसके लिए? प्राइमरी। लेकिन बाद में उसको किस में यूज करने लगे? सेकेंडरी। तो वैसे ही आपकी यहां पर बाद में एक सेमीकंडक्टर मेमोरी बनी, हम जो आगे पढ़ेंगे। पहले को कोर मेमोरी, हेडिंग डालिए कोर मेमोरी। एक प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी जो अधिक संख्या में मेमोरी सेल से निर्मित होती है, अधिक संख्या में मेमोरी सेल से निर्मित होती है तथा प्रत्येक सेल एक समय में केवल एक ही बिट को स्टोर कर सकती है। एक ही बिट को स्टोर कर सकती है। तो यहां पे देखो नाम से पता चल रहा है कि यहां पर आपकी ये जो कोर थी वो किस प्रकार की थी? मैग्नेटिक। तो हम कहते हैं मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस का यूज किया जाता था। ठीक है, जहां क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट के आधार पर हम हर सेल के अंदर एट ए टाइम क्या स्टोर करते थे? बिट। ठीक है, तो यहां पर एक तरीके से हम कह सकते हैं कि आपका इनिशियल, अगर याद रखना चाहो तो बस इनिशियल फॉर्म ऑफ किसका? रैम। बस याद रखना, रैम का प्रारंभिक रूप कौन सी मेमोरी थी? कोर मेमोरी। तो एग्जाम में देखो आजकल कभी क्वेश्चन आता नहीं है इसका,
क्योंकि यहां पर आजकल हम कहीं यूज करते नहीं, बस ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर मेमोरी का प्रकार होता है या नहीं होता है। तो ये लिख लो ताकि याद रहे। ओके नोट। अब देखो समझो। अब देखो यहां पर आप सभी को पता है कि कंप्यूटर की आपकी फर्स्ट जनरेशन में मैग्नेटिक ड्रम था, ड्रम के बाद में सेकंड और थर्ड जनरेशन में क्या बना, कोर। बताओ सेकंड जनरेशन का मेन कंपोनेंट कौन सा था, कौन सा था, ट्रांजिस्टर। और ट्रांजिस्टर को थर्ड जनरेशन में किससे रिप्लेस किया गया, आईसी। आईसी का पूरा नाम इंटीग्रेटेड सर्किट। और आईसी से निर्मित एक मेमोरी बनी और इस मेमोरी को जिस नाम से जाना गया, कौन सी मेमोरी कहा गया, सेमीकंडक्टर मेमोरी। तो यार कि ए टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी दैट इज मेड अप ऑफ, किससे बनी होती है, सेमीकंडक्टर आईसी से। यानी कि वह मेमोरी जो आईसी से निर्मित होती है, तो वह मेमोरी कंपोनेंट जो कि आईसी से निर्मित होती है, या जिस मेमोरी के निर्माण में प्रमुख रूप से आईसी का उपयोग किया जाता है, उस मेमोरी को कौन सी मेमोरी कहेंगे, सेमीकंडक्टर। आज जितने भी मेमोरी कंपोनेंट्स आप यूज करेंगे, जैसे आजकल हम यहां पर आप लोगों ने सबने किसका नाम सुना होगा, रैम का। तो ये जो रैम आपको दिखाई देती है, तो उस रैम में आप देखोगे तो मल्टीपल क्या होती है, आईसी होती है। तो यहां पर आईसी से निर्मित जब भी मेमोरी की बात होगी, उस मेमोरी को कौन सी मेमोरी कहेंगे, सेमीकंडक्टर मेमोरी। लिखो, हेडिंग डालिए सेमीकंडक्टर मेमोरी। सेमीकंडक्टर मेमोरी। सेमीकंडक्टर मेमोरी। इसमें लिखिए, एक प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी, एक प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी जो सेमीकंडक्टर, एक प्रकार की मेमोरी जो सेमीकंडक्टर आईसी से निर्मित होती है। सेमीकंडक्टर आईसी से निर्मित होती है। सेमीकंडक्टर आईसी, आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, सेमीकंडक्टर मेमोरी, सेमीकंडक्टर मेमोरी, सेमीकंडक्टर मेमोरी एक डिजिटल स्टोरेज, एक डिजिटल स्टोरेज तकनीकी, एक डिजिटल स्टोरेज तकनीकी है, डिजिटल स्टोरेज तकनीकी है जो स्टोरेज तकनीकी है जो डेटा को स्टोर करने के लिए, जो डेटा को स्टोर करने के लिए डेटा को स्टोर करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे, बोर्ड पे देखो, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर,
मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर MOS, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर कॉमा ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर तथा कैपेसिटर, कैपेसिटर का उपयोग, कैपेसिटर का उपयोग आईसी में कैपेसिटर का उपयोग आईसी में, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी में करते हैं। तो यहां पे जो एक तरीके से हम कहते हैं कि आपने कहा कि सेमीकंडक्टर मेमोरी किससे बनी होती है? आईसी से। और इस आईसी का जो निर्माण किया जाता है, यार ये जो आईसी से निर्मित होती है, और आईसी का निर्माण करने के लिए हम कौन से कंपोनेंट का यूज कर सकते हैं? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। अगर याद हो तो जैसे आपके मदरबोर्ड पर एक मेमोरी कंपोनेंट होता है जो कि कौन सा होता है? सीमोस। ठीक है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है सीमोस के बारे में। तो सीमोस का पूरा नाम क्या होता है? क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री, क्या होता है? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो यार कि सीमोस भी एक प्रकार की मेमोरी होती है। ठीक है, एक सिंपल सेल के रूप में अवेलेबल मेमोरी होती है। और ये मेमोरी जो होती है, इस मेमोरी में किसी भी कंप्यूटर की कौन सी सेटिंग्स होती है? बायोस। और बायोस के अलावा किसी सिस्टम की करंट डेट और क्या होता है? टाइम। अगर है किसी भी सिस्टम का करंट डेट और टाइम भी आपके एक भाग में अवेलेबल होता है जो कि कौन सा होता है? सीमो। जैसे आप देखोगे तो यहां पर ये मदरबोर्ड है और इस मदरबोर्ड के ऊपर ₹1 का जो सिक्का होता है वैसा एक भाग दिखाई देता ही है। दिख रहा है ये गोल भाग? ठीक है, हम कहते हैं ₹1 के सिक्के के आकार जैसा भाग दिखाई देता है जो किसी भी सिस्टम की वर्तमान दिनांक तथा समय, इसके अलावा सिस्टम की बूटिंग संबंधित सेटिंग्स के इंफॉर्मेशन रखता है। देखो, बूटिंग संबंधित प्रोग्राम कहां होते हैं? रोम में। लेकिन सेटिंग्स की बात की जाए, इन्हें मैनेज करने वाली जो सेटिंग्स होगी वो किस जगह पे होती है? सीमोस में। तो याद रखना कि सीमोस एक भाग है, एक मेमोरी कंपोनेंट है। और याद रखिए कि या तो हम मेटल के बनाने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। या फिर अगर बात करें किसका यूज किया जा सकता है? ट्रांजिस्टर। जैसे ट्रांजिस्टर एसरएम जो बनी होती है वो किससे बनी होती है? ट्रांजिस्टर से। या फिर अगर बात करें हम किसका यूज करते हैं? कैपेसिटर। तो कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर समान रूप से आपके किस में होते हैं? डी रैम में, डायनेमिक रैम में। आगे हम पढ़ेंगे। तो यहां पर हमें जो मिलता है वो आईसी मिलती है, लेकिन आईसी बनी किससे है? तो आईसी में ट्रांजिस्टर हो सकता है, कैपेसिटर हो सकता है, आपका मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर हो सकता है, फ्लिप फ्लॉप हो सकते हैं, आपके डायोड हो सकते हैं, अलग अलग कंपोनेंट है। तो जनरली कंप्यूटर की मेमोरीज को बनाने के लिए आइदर इनमें से कोई भी भाग का यूज किया जाता है। तो यहां पर इस आईसी वाली भाग की बात करें तो इसमें हमने 2 तरह की मेमोरी बना दी। तो आईसी के बेस पर हम कहते हैं कि सेमीकंडक्टर मेमोरी जो होती है वो आपकी 2 तरह की होती है, जिसमें सबसे पहले कौन सी मेमोरी होती है? मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, या फिर कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी? मुख्य मेमोरी। तो याद रखना कि आपने कहा कि आपने लिखा हुआ है कि भाई इंटरनल मेमोरी 2 प्रकार की थी, कोर मेमोरी और सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर मेमोरी भी आपके 2 भागों में डिवाइडेड होती है। पहली कौन सी होती है? प्राइमरी। तो याद रखना कि जब भी किसी भी प्राइमरी मेमोरी की बात की जाएगी तो प्राइमरी मेमोरी का उपयोग केवल और केवल कौन करेगा? सीपीयू। तो आप कह रहे हैं सीपीयू कहता है कि भाई मेरे पास में प्रोसेस करने के लिए ज्यादा जगह नहीं है, तो क्या काम आती है? देखो समझो कि आप सभी को पता है कि कंप्यूटर सिस्टम में, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में जितनी भी प्रोसेसिंग आपकी होगी, वास्तविक रूप से किसी भी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन होता है वो कौन सी जगह पे होता है? सीपीयू। ये एक माइक्रोचिप है,
ये एक माइक्रोचिप है जिसे हमने किस नाम से जाना है, सीपीयू। और बोले कि ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन सीपीयू एक जगह पर इंफॉर्मेशन रखता है जो कि कौन सा है, कौन सा पार्ट है, सीपीयू रजिस्टर। और यार कि सीपीयू रजिस्टर जो बना होता है वो हमेशा किससे बना होता है, कौन से फ्लिप फ्लॉप से बना होता है। तो यहां पे रजिस्टर कहता है कि मैं केवल करंट इंस्ट्रक्शन रख सकता हूं, कि केवल वर्तमान में जो प्रोसेस होने वाले डेटा है केवल उसे रख सकता हूं, कि अभी मैं क्या करूंगा वो मैं इसमें रखूंगा। तो इसलिए हमने कहा था कि आपने कहा कि एक्चुअल, तो हमने कहा कि आपके किसी भी कंप्यूटर में एक्चुअल जो डेटा प्रोसेसिंग होती है वो वास्तविक डेटा प्रोसेसिंग कहां पर होती है, किसके पास में होती है, सीपीयू। और सीपीयू प्रोसेसिंग के दौरान कहां रखता है, रजिस्टर में। लेकिन कहता है कि मैं तो एक ही इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर सकता हूं, ये कहेगा कि मैं तो एक समय में केवल एक ही कर सकता हूं। लेकिन यूजर कहता है कि भाई हमें तो मल्टी प्रोग्रामिंग की सुविधा दी गई है, मल्टीटास्किंग की सुविधा दी गई है। तो यहां पर वो कहता है कि ठीक है फिर लोड करो। तो फिर हम यहां पर कंप्यूटर सिस्टम में एक मेमोरी कंपोनेंट की बात करेंगे, और हम कहते हैं कि मेमोरी के रूप में एक कंपोनेंट यूज करेंगे। वो मेमोरी वाला पार्ट कौन सा है, ये। और ये जो मेमोरी कंपोनेंट कंसीडर होता है जो कि कौन सा पार्ट होता है, प्राइमरी मेमोरी। और प्राइमरी मेमोरी के रूप में कौन सा भाग होता है, रैम। ये रैम वाला पार्ट है। और ये रैम वाला जो पार्ट है कंसीडर किया जाता है एज ए आपका कौन सा रूम कहते हैं, वेटिंग रूम। अगर साहब बिजी है, इंतजार करो, वेट करो तब तक। ये जरूरी नहीं तुम जाओ जाती नंबर आ जाएगा, कहता है कि हो सकता है कि कोई भी और काम चल रहा हो, तो ये वेट करना है। बोले कि सर आप रैम की बात क्यों कर रहे हो, क्योंकि रैम वह मेमोरी होती है, ठीक है, जिस मेमोरी में हम डेटा को रीड और आप क्या कर सकते हैं, राइट, दोनों ऑपरेशन होते हैं। ठीक है, जबकि रोम जो है वो केवल रीड ओनली होती है, उसमें जो भी लिखा हुआ होता है वो कंप्यूटर के प्रोग्राम है, उसकी जरूरत यहां पर यूजर के नहीं होती। तो यहां पर हम कहते हैं कि जो भी आप प्रोसेस करना चाहते हो, तो बोले कि यहां पर सबसे पहले आप यहां पर कंप्यूटर में क्या कर दो, क्या कर दो, इनपुट कर दो। अब यहां पर इनपुट किया जाता है, तो प्राइमरी मेमोरी में या तो हम यहां पर रैम की बात करेंगे, और रैम के अलावा एक और आपका मदरबोर्ड पे ही सर्किटरी पार्ट हो सकता है। तो आप कहते हैं कि यहां पर जब भी हम बात करेंगे तो या तो रैम की बात करेंगे, और या फिर ये एक भाग होता है जो कि कौन से होते हैं, रोम। तो हालांकि सारे के सारे कंप्यूटर के वो प्रोग्राम जिन्हें बार बार बदलने की जरूरत नहीं है, वो सभी प्रोग्राम निर्माता के दौरान, निर्माण के दौरान कहां लिख दिए गए हैं, रोम में। तो ये आपके, और इस रोम में केवल और केवल कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होता है, रीड ऑल। हम नहीं करते, कौन रीड करता है, सीपीयू। तो हम कह रहे हैं कि जब भी किसी भी कंप्यूटर को ऑन किया जाता है तो ऑन करते समय ही, ठीक है, ऑन करते समय ही जो भी चाहिए वो सब कहां लोड हो जाता है, रैम में। बोला कि क्या क्या चाहिए बता दो, अभी लोड कर देंगे हम यहां से। तो ये आपका किसी मदरबोर्ड का पार्ट, ये जो पूरा का पूरा पार्ट आपका चल रहा है, ये सारे के सारे जो भाग है वो किस पे लगे हुए हैं, मदरबोर्ड पे। ये सर्किटरी पार्ट आपका सिस्टम में मदरबोर्ड वाला पार्ट है, जिस वाले पार्ट पे ये सब अवेलेबल है। देखिए आपके इनपुट डिवाइस आपकी कनेक्टेड है, इनपुट डिवाइसेस कंप्यूटर का इंटरनल पार्ट होता है, एक्सटर्नल पार्ट होता है, एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइस होती है। तो यहाँ पे इनपुट देंगे वो सब यहां पर कहा जाएगा कि सबसे पहले एक भाग में लोड करो। तो इनपुट जो भी हम देंगे, कीबोर्ड किसी से भी दोगे, वो सबसे पहले इनपुट वाला पार्ट कहां पर जाएगा, रैम में। बाकी हम पढ़ चुके हैं कि जब सीपीयू ऑपरेशन जब परफॉर्म करेगा तो सबसे पहले सीपीयू वाले ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए रीड करेगा, और रीड करके यहां से यहां पर लेकर आएगा। तो ये जो पार्ट है वो कनेक्टेड होता है, वो कनेक्टेड किसके माध्यम से होता है, बस के माध्यम। ठीक है, अब यहां से अगर कोई आउटपुट आया तो हम कह रहे हैं कि अगर कोई भी आउटपुट आया तो आउटपुट के लिए फिर से हमें किसकी जरूरत पड़ती है, आउटपुट यूनिट की जरूरत होती है।
तो यहां पर भी ये कनेक्टेड पार्ट है। तो याद रखिए कि प्राइमरी जो मेमोरी बनी है वो प्राइमरी मेमोरी केवल और केवल किसके लिए बनी है? सीपीयू के लिए। ठीक है, सीपीयू कहता है कि पहले यहां लोड करवा लो, फिर हम कहते हैं। तो एक्चुअल डेटा प्रोसेसिंग तो रजिस्टर में होता है, और यहां पर कहा जाता है कि बिफोर स्टार्टिंग, ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन शुरू होने से पहले कहां पर लेकर आना पड़ता है? रैम में। प्रोसेसिंग समाप्त होने के बाद क्या हम कहते हैं कि भैया बाद में अगर तुम्हें जरूरत है, भले तुम तुम्हारी सुविधा के अनुसार देख लो कि अगर तुम्हें बाद में कभी किसी चीज की जरूरत पड़े तो यहां पर हम कंप्यूटर की एक भाग का उपयोग करते हैं, जो कि कौन सी मेमोरी कहते हैं? सेकेंडरी मेमोरी। तो हम कह रहे हैं कि अगर यूजर कहता है, कंप्यूटर कहता है कि भाई मेरे पास में जो प्रोग्राम है जिनसे तुम्हारा काम चल सकता है वो कंप्यूटर के लिए जरूरी है, वो प्रोग्राम सारे कहां पर है? रोम में। यूजर कहता गाना बजाओ, वो कहता प्रोग्राम नहीं है। भले कंप्यूटर कहता है कि भाई प्रोग्राम के बिना मैं काम ही नहीं करता, तो बोले ठीक है प्रोग्राम हम लेके आएंगे। तो प्रोग्राम हम जो स्टोर करते हैं वो कौन सी मेमोरी में करते हैं? सेकेंडरी मेमोरी। लेकिन वो कहता है कि भाई गाना मैं बजा दूंगा, लेकिन उस प्रोग्राम को पहले कहां लोड करो? रैम में। यहां से प्रोग्राम को पहले लोड किया जाता है। आउटपुट जब आ जाता है तो आउटपुट आप कॉपी कर सकते हो, किसमें कॉपी कर सकते हो? हार्ड डिस्क में। ये सब कनेक्टेड है। तो सीपीयू कहता है कि भैया मैं कभी भी कहां नहीं जाऊंगा? सेकेंडरी मेमोरी नहीं जाऊंगा। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं सीपीयू का डायरेक्ट जो एक्सेस है, अगर यहां पर हम कहते हैं कि जब भी किसी भी कंप्यूटर में सीपीयू का जो डायरेक्ट एक्सेस होता है, ठीक है, वो केवल और केवल यहां तक है। ठीक है, ये मदरबोर्ड वाला पार्ट है जहां पर है, बोले कि इसके बाहर मैं नहीं जा सकता। कि आपको अगर कोई भी चीज प्रोसेस करवानी है तो लाना कहां पड़ेगा? रैम में। इसलिए हम कहते हैं सीपीयू के बाद कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन है? रैम। आप कितने ही जीबी की हार्ड डिस्क लगा लो, कितने ही, ठीक है, और कुछ काम कर लो, एलईडी कितनी लगा दो, अगर आपने मदरबोर्ड से रैम निकाल दी ना तो काम करना क्या कर देगा? बंद कर देगा। वो कहता है कि भैया मेरे द्वारा ही सब कुछ होगा। और आगे हम कहते हैं कि भाई इन सब को मैनेज कौन करेगा? इन सब को मैनेज कौन जाएगा, कौन आएगा? इन सब को मैनेज करने की जिम्मेदारी किसकी है? वो है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे हमने कंप्यूटर का क्या बनाया है? मैनेजर। ये कहता है भैया मैनेज करने की जिम्मेदारी मैं। सीपीयू कहता है भैया एक को भेजना, तो डिसाइड कौन करेगा किसको भेजना है? ओएस। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम में शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, वो डिसाइड करेगा कि कौन पहले जाएगा, कितनी देर के लिए जाएगा, कब प्रोसेस होगा, वो सब चीज। तो हमेशा याद रखना कि जब भी किसी भी कंप्यूटर में मेन मेमोरी की बात होगी तो बताओ मेन मेमोरी का उपयोग हम करते हैं या सीपीयू करता है? सीपीयू के लिए। क्या मेन मेमोरी को हम कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी कंसीडर कर सकते हैं? तो ये सब भाग मदरबोर्ड पे ही क्या होते हैं? अवेलेबल होते हैं। तो देखिए सबसे पहले मेन मेमोरी। मुख्य मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी, मेन मेमोरी में लिखो। मुख्य मेमोरी को मुख्य मेमोरी को कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी को कंप्यूटर की आंतरिक मेमोरी भी कहा जाता है। कंप्यूटर की आंतरिक मेमोरी भी कहा जाता है। आंतरिक मेमोरी भी कहा जाता है, जिसका तात्पर्य एक केंद्रीय
स्टोरेज से होता है केंद्रीय स्टोरेज से होता है जैसे जैसे सीपीयू द्वारा जैसे सीपीयू द्वारा सीधे एक्सेस किया जा सकता है। एक्सेस मतलब पहुंचा जा सकता है। सीपीयू द्वारा सीधे पहुंचा जा सकता है। पहुंचा जा सकता है। तो एक तरीके से हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये किसी भी कंप्यूटर की कंसीडर की जाती है कौन सी मेमोरी, वर्किंग में। एक तरीके से हम कहते हैं कि भाई जिन्हें भी प्रोसेस करना है उन्हें यहां लाओ पहले, कि जिन्हें भी एग्जीक्यूट करना है, जिन्हें भी निष्पादन करना है, उन सभी को हम इस वाले भाग में रखेंगे। ठीक है, तो हम कहते हैं कि यहां पर ये मेमोरी किसके लिए उपलब्ध करवाई गई है? सीपीयू। सीपीयू कहता है कि भाई मेरे लिए एक जगह बनाओ जहां पर प्रोग्राम निर्देश क्या कर ले, इंतजार कर ले, कि वेट कर ले, क्योंकि मैं एट ए टाइम केवल और केवल एक ही इंस्ट्रक्शन को क्या कर सकता हूं, एग्जीक्यूट। अब इसमें हम कहते हैं कि अलग अलग तरह की मेमोरी कंपोनेंट्स का क्या किया गया, यूज किया गया। तो यहां पे देखो, जब भी हम किसी भी कंप्यूटर में प्राइमरी, ठीक है, जब भी हम किसी भी कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी की बात करते हैं तो ये प्राइमरी मेमोरी कंसीडर की जाती है एज ए दो तरह। या तो आपकी मेमोरी जो होती है, जो कि कौन सी होती है, रैम, और रैम का जो पूरा नाम होता है जिसे कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। और दूसरा जो पार्ट आता है जिसे हम क्या कहते हैं, रोम, और रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी। तो यार कि जब भी किसी भी कंप्यूटर सिस्टम की बात करेंगे तो कंप्यूटर में आपकी मेमोरी दो तरह की डिफाइन है। एक मेमोरी रैम होती है और दूसरी मेमोरी कौन सी होती है, रोम। पहले ये लिख लो, दो टाइप, फुल फॉर्म। सेमीकंडक्टर मेमोरी का ही टाइप होता है। चलिए इतना याद करो, इसको कल कंटिन्यू करेंगे हम।